हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जहां हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान आधुनिक विश्व वन चैप्टर 3 के सेकंड पार्ट पर हैं। पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे पुनर्जागरण क्या होता है, कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे एक व्यापारी वर्ग का उदय हुआ, सामंतवाद का अंत हुआ, और 3.1 बहुत सफलता से सक्सेसफुली हमने जो है इसको कंप्लीट कर लिया था। आगे अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके अगले पार्ट में, जहाँ पर हम और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर जितनी चीज़ धर्म सुधार हो, चाहे मार्टिन लूथर का हो, चाहे बाकी चीज़ें हो, सब हमने एक एक करके डिटेल में पढ़ लिया था। 3.1 कंप्लीट हो चुका था। अब बारी थी हमारे बीच में विज्ञान के विकास का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब पुनर्जागरण हुआ, लॉजिकली तार्किक रूप से लोगों ने सोचना शुरू किया। जहाँ लोग किसी चीज़ पे विश्वास करते थे बिना कुछ सोचे समझे कि अगर आप हमारे यहाँ से लोग हैं, हमारा गॉड का ये क्रॉस है, इसको देखने के भी पैसे लगेंगे, बोली लगाई जाती थी पात्रों की। तो ये जो चीज़ें थी वहाँ से हटकर बहुत बड़ा बदलाव आया, और उस बदलाव में जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया वो था साइंस का डेवलपमेंट, विज्ञान। देखिए विज्ञान हमें क्या बताता है? विज्ञान हमें बताता है किसी भी चीज़ का रीजन बताता है। इलॉजिकल बातें नहीं बताता है कि कुछ भी काम हो रहा है तो ऐसा होता है वैसा होता नहीं। जैसे हमने एग्जांपल आपको दिया था ना कि आसमान में बिजली कड़क रही है, अगर कोई बोले कि भैया राक्षस है ना, वो से जब गुस्सा आता है, बारिश आती है तो वो चिल्लाता है, गरजता है, आप इस बात को मान सकते हैं। लेकिन अगर साइंस के अकॉर्डिंग हम बात अगर करें तो हाँ, हमें पूरी क्लियरली समझ में आएगा कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, क्या इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, कैसे आसमान में चार्जेज होते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये वो टाइम था जिस टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि जी साइंस का विकास हो रहा था, ठीक है, जिसमें पुनर्जागरण के दौरान विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां हुई। देखिए एक होता है साधारण और एक होता है असाधारण। जब हम असाधारण की बात करते हैं, इसका मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कुछ बड़ा काम हुआ है यहाँ पे। और मैंने कहा मैं एनआईएस की बुक से ही डील कर रहा हूँ। मे बी हमारा लेक्चर बड़ा आपके लिए जा सकता है, लेकिन जितनी क्लियरिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी एनआईएस की बुक से वर्ड टू वर्ड, शायद आपको कहीं मिल पाएगा। तो हमने पहले से ही पढ़ा है कि पुनर्जागरण के विचारकों ने अंधविश्वास के कारणों पर अधिक जोर दिया और समझा कि ज्ञान और अवलोकन और प्रयोग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कहा अंधविश्वास छोड़ो भाई, क्यों अंधविश्वास के पीछे पड़े हो, आओ अब जो चीजें आपको नॉलेज लेना है ना, तो आप पहले तो ऑब्जर्व करो, अवलोकन करो। ऑब्जर्वेशन बहुत ही जरूरी किसी चीज का, हो क्या रहा है, फिर करो एक्सपेरिमेंट, फिर करो प्रयोग, तब जाके आपको कोई चीज मिलेगी, फिर उस चीज को आप मानो। तो उन्होंने परंपराओं और मान्यताओं तथा अंधविश्वास को अस्वीकार किया। बोला हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। इससे वैज्ञानिक जांच की शुरुआत हुई जिसे लोग भुला चुके थे। पुनर्जागरण से विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति आ गई, रिवोल्यूशन आ गया, सबके मन में आ गया। देखो हमारे टाइम में देखो ना, कैसे कीपैड से आज की डेट में हमारे पास स्मार्टफोन आ चुका है, और ना जाने आने वाले समय में कितने अच्छे अच्छे डिवाइसेस आ सकते हैं। कहाँ तो हम 2G पर थे, आज हम 5G पर आ चुके हैं, आगे और कितना डेवलप करेंगे। तो उस टाइम पे स्टार्टिंग पीरियड में जहाँ लोग पहले अंधविश्वास पे विश्वास करते थे, वहाँ से हट के एक रिवोल्यूशन लाया लोगों ने वैज्ञानिक पे। लियोनार्डो दा विंसी जैसे कलाकारों ने शरीर रचना विज्ञान और प्रकृति को विज्ञान और कला के एक अनूठे मिश्रण के रूप में प्रस्तुत किया। अब आपको जानकर हैरानी होगी और आप सोच भी रहे होंगे कि ये जो कलाकार है, ये शरीर की रचना विज्ञान क्या? देखिए ये भी एक साइंस होता है। ये जो आपने देखा ना लियोनार्डो दा विंसी, जो अभी आपने इससे लास्ट वाले पार्ट में हमने बताया था, और अभी हमने स्क्रॉल किया था, एक फोटो भी आपको दिखाई दिया था। एक ऐसा फोटो था मोनालिसा का, जहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप उसको स्माइल करते देखेंगे ना, आप खुद स्माइल कर तो लगेगा स्माइल कर रहा है, और अगर आप सैड हैं, अगर आप दुखी हैं, आपका चेहरा मतलब मायूस है, तो वो भी आपको मायूस लगेगा। ये भी एक साइंस है ना, कि इसको बॉडी के पोस्चर के हिसाब से बनाया है, प्रकृति को विज्ञान और कला के मिश्रण से किया। माइकल सेरवाटस एक स्पेनिश चिकित्सक ने रक्त के परिसंचरण की खोज की। ये अपने आप में देखिए नए नए यहाँ पर साइंटिस्ट आ रहे हैं, नए नए खोज करने आ रहे हैं। जहाँ याद रखिएगा माइकल सेरवाटस की बात की जा रही है, ब्लड का
सर्कुलेशन। देखिए हमारे शरीर में आपको अच्छे से पता है पूरा ब्लड का सर्कुलेशन होता है। कहीं भी कुछ कट जाएगा ना, ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। अरे भाई, जब ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा इसका मतलब है कि ब्लड हर जगह पर है। और आपने ये भी सुना है कि ब्लड सर्कुलेशन कई लोगों के लिए जरूरी होता है जिनका ब्लड में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, या इन्फेक्शन हो जाता है, या किडनी नहीं काम करता है। तो स्टार्टिंग तो हुई ना, स्पेनिश था, चिकित्सक ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की। विलियम हार्वे एक अंग्रेज ने हृदय द्वारा रक्त को शुद्ध करने और नसों के माध्यम से इसके परिसंचरण को समझाया। देखो कैसे डेवलप कर रहा है। एक ने यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन की खोज की, विलियम हार्वे, दूसरे ने हार्ट का जो काम करता है वो बाहर कैसे काम करेगा। जो डायलिसिस पे लोग होते हैं एक्चुअली उनका ये काम होता है। हार्ट क्या करता है, हार्ट बेसिकली वहाँ पर 2 वॉल्व्स होते हैं, जहाँ पर एक शुद्ध रक्त के लिए होता है, प्योर ब्लड के लिए, दूसरा इम्प्योर ब्लड के लिए होता है। जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाता है, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, जिसको हम लोग शुद्ध रक्त कहते हैं। और जो सांस हम बाहर निकालते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकलता है, वो अशुद्ध रक्त होता है। तो कैसे उसको शुद्ध करने में नसों को समझाया कि कैसे काम करता है, और ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी शुरुआत हुई। पुनर्जागरण ने वैज्ञानिकों द्वारा जो प्रयास किया गया, जो उन्होंने अवलोकन किया, जो प्रयोग किया, उससे एक रास्ता मिला आगे बढ़ने का, कि हम आगे ग्रो कर सकते हैं, आगे हम इसको ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये हमें रूट मिला। स्टार्टिंग तो किसी ने किया ना, बीज बोएंगे तभी तो हमें बाद में जाके फल मिलेगा, पौधा बड़ा होगा। तो कितनी बड़ी बात है कि वैज्ञानिक लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छा प्रयास किए। इससे पहले हमने देखा था कि पुनर्जागरण में एक नाविकों का और खोजकर्ताओं का भी बड़ा रोल था, जिन्होंने साहसिक कार्य करके समुद्र का जो रूट है उसको ढूंढा और वहां जा गए, जिससे कि आपस में कनेक्ट हो पाए। और दूसरा विज्ञान के क्षेत्र में इन वैज्ञानिकों का है, और इन प्रयास में और बहुत सारी चीजें हम आगे देखेंगे। तो विज्ञान में पुनर्जागरण की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियां खगोल विज्ञान में, खगोल विज्ञान, धरती, सूर्य, तारे, नक्षत्र, इन चीजों में है। तो क्या आपने कोपरनिकस, केपलर और गैलीलियो के बारे में सुना है? सुना होगा आपने। एक केपलर के बारे में सुना होगा, इसके पढ़ना भी होता है, केपलर्स लॉ होता है कोपरनिकस का, और गैलीलियो का भी पढ़ना होता है यहाँ पे। अगर नहीं सुना है तो आगे पढ़ेंगे, हो सकता है आप। वे महान खगोल शास्त्री थे, और जिन्होंने क्या सिद्ध किया, देखिए इन्होंने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। पहले के लोगों का क्या माइंडसेट था ना, कि सूर्य जो है ना धरती के चारों ओर घूमता है, क्योंकि हमें तो वही दिखाई देता है ना, हमें तो ही दिखाया था कि ये धरती है, ये चारों तरफ सूर्य घूम रहा है, हम तो ही देखेंगे। लेकिन जब केपलर की बात करते हैं, गैलीलियो की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पर पता चला कि गलत है ये। और पुनर्जागरण से पहले यह माना जाता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। उन्होंने यह तर्क दिया कि सूर्य और ग्रहों के बीच एक कक्षीय गति में चुंबकीय आकर्षण होता है, चुंबकीय आकर्षण बल काम करता है, ठीक है। और आइजैक न्यूटन ने सार्वभौमिक गुरुत्व का सिद्धांत दे दिया, ग्रेविटी का रूल, ग्रेविटेशंस का रूल दे दिया न्यूटन ने। तब तो और गजब हो गया कि ग्रेविटेशन का काम करता है। ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तु हो, उनके बीच में आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। और देख रहे हो कैसे साइंस डेवलप करते जा रहा है। और अपने द्वारा बनाई दूरबीन से गैलीलियो ने बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज की। जैसे कि हम ये कह सकते हैं ना, सैटेलाइट होता है, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, उपग्रह बोलते हैं। तो कुछ उपग्रह तो हम अपने देश से और दुनिया के अलग अलग देश ऊपर भेजते हैं, जिससे कि सैटेलाइट काम करता है। कुछ नेचुरल सैटेलाइट है, जैसे कि अर्थ का एक उपग्रह है और वो है चंद्रमा। ऐसे ही हर ग्रह का उपग्रह होता है। तो गैलीलियो ने एक दूरबीन बनाया, एक ऐसा दूरबीन जो कि धरती से दूर देखा जा सके बृहस्पति को, और बृहस्पति में कितने चंद्रमा हैं वो भी दिखाया जा सके। यहाँ पर देख सकते थे शनि के छल्ले और सूर्य को देखा। शनि के छल्ले, शनि के चारों ओर जो है उल्का पिंड्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो मूव कर रहे हैं, वो उन्होंने देखा। और सूर्य को भी देखा। उसने कोपरनिकस की खोजों की पुष्टि की। तो पुनर्जागरण ने क्या किया कि बाकी क्षेत्रों में भी अन्य लोगों के बारे में गोरों के मन में एक जिज्ञासा का विकास किया। अब हम पता करेंगे कि हुआ कैसे। गोरों के बारे में मतलब यूरोपियन कंट्रीज के लोगों को गोरो कहते हैं। मतलब वहाँ जो है ना ठंडा प्रदेश होता है, ठंडे प्रदेश में वहाँ का जो है देखेंगे गोरे गोरे ज़्यादा होते हैं, तो कलर बहुत ज़्यादा फेयर होता है उनका। ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। अब देखिए नई भूमि की खोज कैसे हुई, मैं आपको बताएंगे। तो साइंस में आई होप अगर आपसे पूछा जाए तो आप बहुत आसान तरीके से जवाब दे पाएंगे और इन चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। अब कोई भी काम करने से पहले मन में ये आता था कि इसको सबसे पहले अवलोकन करते हैं। मैं जानबूझकर हिंदी शब्द यूज कर रहा हूँ ताकि आप अपने एग्जाम में लिख पाए। और दूसरा ये कि हम उसकी पुष्टि करते हैं प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके। यहाँ पे
तो जांच की भावना ने कई साहसिक लोगों को नई भूमि की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया। नए व्यापार मार्गों की खोज ने दुनिया के इतिहास को बदल दिया। जहां मैं नाविकों की बात कर रहा हूं, यहां पर वैज्ञानिकों की बात नहीं कर रहा हूं, वो ऊपर थे वैज्ञानिकों का। जहां एक जगह पर ही लोग रहकर व्यापार और बिजनेस करते थे, साहसिक नाविकों की वजह से जब रूट क्लियर हुआ तो एक देश दूसरे देश से बहुत आसान तरीके से जुड़ पाया, व्यापार कर पाया और दुनिया के इतिहास को बदल दिया। कहा जाता है कि भगवान, प्रतिष्ठा और सोना इन खोजों का मुख्य उद्देश्य थे, ठीक है, लेकिन सोना या आर्थिक जरूरत का उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण था। या तो लोग भगवान को ढूंढने जाते हैं तो प्रतिष्ठा के लिए जाते हैं तो सोना जाते हैं, लेकिन सबसे जो पहला टारगेट था, जो उद्देश्य था, वो सोना था, गोल्ड था, क्योंकि उस समय करेंसी गोल्ड में ही चारा चलता था यहाँ पे। तो भौगोलिक खोजों से पहले यूरोपीय दुनिया पूर्व से मसाले, देखिए अगर हम भौगोलिक खोज से पहले की बात करें तो जो यूरोप की दुनिया है वो पूर्व से पहले मसाले, कपास, जवाहरात, रेशम आदि वस्तुएं मंगाते थे, जिसकी आपूर्ति के लिए उन्हें अरबी और इस्लामी प्रदेशों के बीच यात्रा करनी पड़ती थी और यह सुविधाजनक नहीं थी, बहुत ही मुश्किल रास्ता होते थे। ये अनिश्चितताओं से भरा था, हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। पूर्व एशिया के लिए एक सीधे समुद्री मार्ग की खोज हुई, इसमें व्यापार की क्षमता थी। खोजकर्ताओं का एक और मकसद था, जो था नए क्षेत्रों के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना। यह उनके लिए भगवान की सेवा करने का एक मौका बन गया। देखिए जब हम कोई काम करते हैं तो हमें मोटिवेशन बहुत ही जरूरी है, किसी काम को हम क्यों कर रहे हैं। एक तो ये था कि चलो अगर हमें कहीं मिल गया तो भाई हम एक काम करेंगे, हम वहाँ बिजनेस कर लेंगे, व्यापार कर लेंगे। नहीं मिला तो हम निराश होकर थोड़ी आएंगे, हम उनको ईसाई धर्म के बारे में बताएंगे, उनको हम यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, मतलब अपने धर्म का प्रसार करेंगे, जिससे कि भगवान की एक तरीके से सेवा होगी। ये कुछ तो वास्तव में बहुत प्रसिद्ध हो गए। आपने वास्को डी गामा द्वारा भारत की और कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज के बारे में सुना है कि नहीं सुना है? क्या आप जानते हैं कि फर्डिनांड मैगलन पहला अन्वेषक था जिसने दुनिया के चारों ओर चक्कर लगाने के अभियान का नेतृत्व किया था? यह आपको अगर नहीं मालूम है तो ये आपसे पूछा जा सकता है। क्या नाम यहां पर दिया मैंने, देखिए सुनिएगा, फर्डिनांड मैगलन, वो पहला अन्वेषक था जिसने दुनिया के चारों ओर चक्कर लगाया था, ये नाम याद रखिएगा। और वार्थोलोमव दिजाइज एक और प्रसिद्ध अन्वेषक था। तो इस तरीके से हम देते हैं ये फोटो, देखिए वास्को डिगामा का है, ये इसका है, ये वास्को डिगामा का है जो भारत आए थे। अब कहते हैं कि भारत की खोज क्या करेंगे भाई, भारत की खोज थोड़ी कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पे कहने में और सुनने में तो बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन जो हमारा सिलेबस है हम उसी की बात करेंगे। आगे बात करते हैं, तुम्हें क्यों लगता है कि महान रोमांचिक यात्रा राजा और अमीर लोगों द्वारा प्रायोजित की गई थी? हम सबको ही लगता है ना कि जो समुद्री मार्ग है, जो लोग इतने साहस का काम करके एक जगह से दूसरी जगह समुद्र की यात्रा करके जा रहे हैं, उसमें राजाओं का हाथ है। और हम सबको इनफैक्ट यही बताया गया है यहाँ पे। व्यापार और औपनिवेशीकरण में जबरदस्त वृद्धि से यूरोपीय धन वृद्धि पर एक महान प्रभाव पड़ा। देखिए बहुत सारे रीजन थे यहाँ पे, इनका जो माइंडसेट था ना वो बहुत सारे अलग अलग रीजन से था। मतलब जो जहां मौका मिल जाएगा वो काम कर देंगे। मैं तो इन्हें लुटेरो कहेंगे, लुटेरे ही बोलेंगे। भाई आपके यहाँ कोई मेहमान आता है और वो मेहमान जब आता है तो आप उसकी बहुत इज्जत करते हैं, सेवा सत्कार करते हैं, अतिथि देवो भव करते हैं। लेकिन वो मेहमान देखता है कि आपके यहाँ आपस में आप लोगों की नहीं बनती है, या आपको लगता है कि आपस में आपके यहाँ झगड़े होते हैं, या लगता है कि आप लोग बटे हुए हैं, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर धीरे धीरे आपस में गुटबंदी करना शुरू करता है। आपके यहाँ आता रहता है, जाता रहता है, आपके यहाँ से व्यापार भी करता रहता है, सब कुछ करता रहता है। एक समय आता है कि आपके घर परिवार जमीन जायदाद सबको अपने नाम कर लेता है और आपको गुलाम बना लेता है। भाई हम तो अपने दिल से पूरी इज्जत से आपको सेवा सत्कार कर रहे हैं, पर अगला आदमी क्या कर रहा है, और 200 सालों तक भारत को गुलाम बना कर। केवल इंग्लैंड नहीं था इस फील्ड में कि भारत को गुलाम बनाया इंग्लैंड ने, इसके साथ और भी कई कंट्रीज थे जो भारत के अंदर आए थे, जैसे फ्रांस हो गया, स्पेन का हो गया, अलग अलग कंट्रीज भी आए थे। और अगर इंग्लैंड नहीं करता तो कोई और देश करता। आपस में इनकी लड़ाई हुई, नहीं बनी, वो लोग चले गए, इंग्लैंड यहाँ रह गया, और फिर अंग्रेजों ने जो किया, इससे किससे छुपा है ये बातें। तो भाई ऐसे लोगों का ना आते तो ही ठीक रहता, इनके लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ, लूट लूट कर खजाने ले गए।
घड़े भर भर के जाते थे, सब कुछ भर के जाता था, जमीन हमारी, लोग हमारे, सोना हमारा, चांदी हमारा, सब कुछ हमारा। पर ले कौन जा रहे थे? ये लोग ले जा रहे थे। आज भी इंग्लैंड के म्यूजियम में बहुत सारी चीजें रखी हुई है, और मैं इसे दुनिया का बड़ा चोर बाजार कहूंगा, क्योंकि केवल भारत ही नहीं, भारत जैसे और भी कई देश थे जहां पर यूरोप के अलग अलग कंट्रीज उनको गुलाम बनाया था। इसमें दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, एक उपनिवेश, एक उपनिवेशवाद, एक उपनिवेशीकरण भी बोलते हैं। होता क्या है कि जब एक देश दूसरे देश को अपने कब्जे में ले लेता है, उसको गुलाम बना लेता है, तो अब इंग्लैंड के लिए भारत उपनिवेश हो गया। क्या हो गया? उपनिवेश हो गया यहाँ पे। और इस पूरी जो प्रक्रिया, इसको उपनिवेशवाद कहते हैं। तो इनका ये एक और टारगेट था, उपनिवेश करना यहाँ पे, जिससे कि यूरोपीय धन वृद्धि पर एक महान प्रभाव पड़ा। तो भाई इनके लिए होगा पुनर्जागरण, लेकिन इनके पुनर्जागरण जब ये बकलोल थे तभी मुझे लगता अच्छे थे, क्योंकि इनके पुनर्जागरण के बाद दुनिया के ऐसे बहुत सारे जगह थे, देश थे जो बहुत परेशान हुए। जैसे भारत हो गया, अफ्रीका हो गया, इवन अमेरिका में भी आप देखेंगे जो कोलंबस वहाँ पर गया, अमेरिका के जो मूल निवासी है वो काले लोग। जैसे आपने बराक ओबामा को देखा होगा, जो पहले राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, तो वैसे ही टाइप के अमेरिका। लेकिन अमेरिका में गोरे गोरे दिखते हैं ना, क्योंकि ये लोग जाके बस गए थे, फिर वहाँ की आबादी बढ़ती चली गई, इस तरह की चीज़ें होगी, तो वहाँ भी कब्जा कर लिया। तो हम ये देख रहे हैं कि कैसे इन्होंने अपना पुनर्जागरण तो वही कर लिया, लेकिन बाकी लोगों को तो परेशान कर दिया ना इन्होंने, लूटपाट करके। तो एक सबसे प्रसिद्ध राजा जो यात्रा को प्रायोजित करता था, पुर्तगाली था, पुर्तगाल का था, वह था राजा हेनरी, जो हेनरी नेविगेटर के रूप में भी जाना जाता है। वो जो राजा हेनरी की बात कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा प्रायोजित प्लान माता था उसका, क्या बोलते हैं, यात्रा का। इन खोजों के लिए तकनीकी आधार पर कंपास से दिशा का पता चलता था, वेद यंत्र की, खगोलीय सारणी और नक्शे बनाने की कला के आविष्कार से हुआ। नक्शा उक्सा बनाया तभी तो आगे जाएंगे। तो इन यात्राओं से विश्व के विभिन्न भागों में, जैसे कि देखो अफ्रीका, इन्होंने अफ्रीका को भी नहीं छोड़ा, मतलब लूट मचा के खाया एकदम से। वहां तो गए बहुत इज्जत से, धीरे धीरे समझते समझते उसको कर लिया। अमेरिका, ठीक है, आज अमेरिका जितना डेवलप दिख रहा है, एक्चुअली में वो अमेरिका उस टाइम पे वैसा नहीं था। एशिया में जैसे भारत आ गया, चाइना आ गया, अब तो पाकिस्तान और बांग्लादेश तो हमारा ही हिस्सा था पहले। इवन आप देखेंगे तो अफगानिस्तान तक का हमारा एरिया था उस समय, तिब्बत वगैरह सब हमारे में आते थे। तो ठीक है, एशिया की बात कर रहे हैं। व्यापारिक चौकी बनाने और औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया। जो वर्ड है ना, औपनिवेशिक साम्राज्य, इतना गंदा शब्द है ये, लिखने में और पढ़ने में तो बहुत स्टैंडर्ड लगता है, इनके लिए अच्छा होगा, इन जैसे लोगों के लिए, अफ्रीका वालों के लिए, एशिया कुछ देशों के लिए, से भारत हो गया, बाकी देशों के लिए ये बिल्कुल गंदा शब्द है। क्योंकि औपनिवेशिक का मतलब है कि आप बिल्कुल इनोसेंट है, लेकिन आपके यहाँ आके आपके यहाँ व्यापार करने के बाद आप ही पर हुकूमत चलाना, ये बहुत बड़ा, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है ये। तो स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। अब वाणिज्यिक रुचि अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर के स्थानांतरित हो गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर वाणिज्यिक व्यापार की बात करते हैं, चाहे वो अटलांटिक महासागर हो, भूमध्य सागर हो, ये सारा का सारा हो गया। नई नई वस्तुएं जैसे कि तंबाकू, गुड़, शुतुरमुर्ग का पंख, आलू आदि व्यापार में शामिल की गई। इसके अलावा एक और घिनौना काम ये करते थे, मैं आपको अभी यहाँ पर बताता हूँ। केवल सामान का अगर होता ना तो वो इशू नहीं होता, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो इनकी गंदी सोच में शामिल थी, और वो पता है क्या था? और वो था गुलाम। क्या था? गुलाम। इनने इंसानों तक नहीं छोड़ा। भाई अगर आप कहीं जाते हैं और वहां के लोग आपको इज्जत कर रहे हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका शोषण करना शुरू कर देंगे। आप पागल खाने जाइए, पागल लोग हैं, वहां भी बहुत इज्जत से रखा जाता है, ये नहीं कि उनके ऊपर जो है शोषण किया जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या था, तंबाकू, गुड़, शुतुरमुर्ग पंख, आलू आदि व्यापार में शामिल की गई। इसने अमानवीय दास व्यापार की शुरुआत की। ये लोग क्या करते थे, भारत से, यहां से, वहां से बंदी बेड़ी बनाकर ले जाते थे दासों को, और वहां ले जाके काम करवाते थे। अब उन्हें अच्छे से पता था भाई अपने देश में जो मजदूर होंगे वो तो भाई लड़ेगा झगड़ेगा, क्यों इस तरीके का दास में आएगा। लेकिन ये तो जानवर, मतलब इंसानों को भी इन लोगों ने जानवर बना दिया। ऐसा जानवर कि भैया एकदम से थोड़े बहुत खिलाओ पिलाओ, मर गया तो मर गया। आपने फिल्म देखा नहीं है कि एक पंखा झाड़ रहा है, ऐसे करके पंखे भारत में उतारा, गुलामी के तहत हमारे पूर्वजों ने, पता नहीं हमारे जैसे हमारे पूर्वजों ने किसी की पोटी साफ की होगी, मतलब पोटी का बर्तन लेकर चलते होंगे, ये तो हो सकता है कि मार खाया होगा, हो सकता है किसी कुछ किया, किसी पता नहीं झाड़ू पोछा लगाया होगा, क्या पता नहीं क्या करवाया होगा इन लोगों ने। इतना इनका बुरा हाल था ये।
समझ रहे हो, 200 सालों तक रहा। ये तो भारत से बढ़िया कौन जान सकता है। हम ऐसे थोड़ी ना 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं, कोई शौक की बात थोड़ी ना है वो कि हम बहुत खुश हैं। एक शर्म की बात है ये कि हम 200 सालों तक किसी गुलाम बनकर रह गए। तो गुलाम जो है ना, अफ्रीका से पकड़कर अटलांटिक महासागर के पार और उत्तरी अमेरिका में वृक्षारोपण में काम करने के लिए बेचे जाते थे। देख रहे हो यहाँ पे पकड़कर। और ये तो मुझे नहीं लगता खाली वृक्षारोपण में ही जाता होगा, यहाँ स्टैंडर्ड वर्डों में दे दिया, हिस्ट्री में कुछ चीजें हेर फेर कर दिया, खाली वृक्षारोपण करेगा। खाली वृक्षारोपण करना है तो खुद कर लो, क्या दिक्कत है। वृक्षारोपण में ऐसा क्या चीज है, खाली तुम वृक्षारोपण के लिए तुम अफ्रीका से पकड़ के ले जाओगे। मतलब मान के चलिए कि इनकी जो शुरुआत थी वो बढ़ती चली गई। इन व्यापार पत्ती और नई समुद्री मार्गों की खोज ने यूरोपीय व्यापारियों को विशाल धन जमा करने के लिए और नई मशीनों के विकास में निवेश के लिए मदद की। यह औद्योगिक क्रांति थी जिसने उन्हें और अधिक शक्तिशाली और अमीर बना दिया। अमीर तो बनेंगे गलत तरीके से भाई, तुम रॉ मटेरियल भी वहां से ला रहे हो, अफ्रीका से, एशिया के देशों से ला रहे हो ना, वहां से सस्ते में ला रहे हो शुरुआत में, बाद में तो गुलामी तुमने बना लिया। तो तुम्हें पैसा लगा नहीं, कपास ले आया, ये ले आया, वो ले आया। अच्छा, वहां से तुम लूट खाट के सोना चांदी भी ले आए, धन भी तुम्हारे पास आ गया। वहां से तुम मजदूर भी पकड़ के ले आए, लोग भी तुम्हारे पास आ गए। अब तुम्हें अपना साइंटिस्ट तो तुम्हारे पास थे, दिमाग लगाया और दिमाग लगा के तुमने औद्योगिक क्रांति कर दिया। औद्योगिक क्रांति क्या करोगे, अपने मशीनें बनाई, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा फिर उन्हीं देशों में जाके तुमने बेच दिया। तो इनसे बड़ा लुटेरा कौन होगा। इतने स्टैंडर्ड शब्दों में लिखा गया, निवेश के लिए मदद दी है, उसके बाद ये अमीर बना दिया। खैर आपको तो इन्हीं के शब्दों में लिखना है। तो यहां पर औद्योगिक क्रांति की बात करेंगे, यानी कि एक ऐसा क्रांति जो हम बात करेंगे इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ। कहां स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड में। मतलब 1750 में इंग्लैंड में शुरू हुई थी। 1750 का टाइम ध्यान दीजिएगा, 1750 से पहले क्यों नहीं हुई। इंग्लैंड, अंग्रेज लोग 1600 में भारत में आया। ये लोग इतना दीमक की तरह काम किया ना, अचानक आते हैं, टूट फूट नहीं पड़ गया क्या आया हो, तब तो मार के लोग भगा देते इसको। 1600 में आया, आते आते धीरे धीरे 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, समथिंग समथिंग करते 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 अपना व्यापार, अपना स्थिति, राजा से मिलना, वो कब्जा करना, ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना, पूरी हिस्ट्री है ना इसका। ये करते 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 अब देखिए ना, हमारे पास अगर हम बात करें 1857, 1857 में कहते हैं हमारे यहाँ पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह जैसे लोग थे जिन्होंने पूरा एफर्ट लगाया था कि अंग्रेजों को भगा दिया जाए। क्यों नहीं भाग पाए थे, क्योंकि हम एक नहीं थे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारे देश में गद्दारों की भी कमी नहीं थी। इस वजह से ये दब गया। फिर बाद में जाके हम कब आजाद हुए, फाइनली 1947 में हुए। तो अगर मैं 1857 की भी बात करूं और औद्योगिक क्रांति 1750 में हो रहा है, तो भाई वैसे भी 150 साल का गैप है ये। इन 150 सालों में भारत और भारत जैसे देशों से, अफ्रीका वगैरह देशों से ना जाने कितना लूट खपाट किया होगा, कितना पैसा लेके गया होगा इन लोगों ने, क्या क्या किया होगा, नहीं होगा। तो नो डाउट कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हैं, गलत करके ये आदमी बढ़ता है, लेकिन अब वही है कि कर्मों का फल होता है, कहीं ना कहीं तो बैक करता ही करता है। लेकिन हमारी बुद्धि क्या काम करती है, ये भी तो हमें देखना होगा ना, कि हम पर आके कोई हमारे ऊपर ये काम कर रहा है। तो औद्योगिक क्रांति 1750 में इंग्लैंड में शुरू हुई। यह संभव इसलिए हो सका क्योंकि अंग्रेज व्यापारियों ने विदेशी व्यापार के माध्यम से भारी धन इकट्ठा किया था। इनको लिखना चाहिए काफी लूट लपेट किया था। वो तो व्यापार किया ही किया था, लेकिन व्यापार के पीछे काला सच। अब यहां लिखा है, उसके उपनिवेश कच्चे माल की आपूर्ति के लिए सुरक्षित थे। देख रहे हो कितना स्टैंडर्ड लिखा है। यहां इनको लिखना चाहिए था लूट खपाट करके वहां से रॉ मटेरियल लाता था, कच्चे माल लाता था, अपने यहां बनाता था। तो क्या लिख रहा है, उपनिवेश सुरक्षित थे। मतलब इसके, इनके बाप दादाओं की जागीर थी ना, ये आते थे और उठा के ले जाते थे, क्योंकि इन्होंने कर्जा, हम लोगों ने तो कर्जा खा रखा था, भारत जैसे देशों ने, बाकी देशों ने कर्जा खा रखा था इनका। तो ठीक है जी, हम कर्जा भरेंगे, आप लेते जाइए, यही तो हम समझेंगे। तो उनके उपनिवेश कच्चे माल की आपूर्ति के लिए सुरक्षित थे। उपनिवेश तैयार माल के लिए संभावित बाजार के रूप में भी देखे जाते थे। यहीं से कपास ले जाओ, है ना, अपने फैक्ट्री में कपड़े बनाओ और वापस यहीं लाके बेच दो सस्ते दामों में। सस्ते दाम मीन्स बहुत, जैसे इंडिया के अंदर अगर कोई हाथ से बनाएगा तो एक आदमी को बनाने में टाइम लगता है, और जब उसे टाइम लगता है तो ऑब्वियसली अपनी मेहनत का पैसा भी उसमें जोड़ेगा। तो हमारे यहाँ जो हाथ से बने हुए कपड़े थे भारत के लोगों के लिए थोड़े से महंगे हो जाते थे, लेकिन
इनका लगा क्या, मतलब इन्वेस्टमेंट है क्या, लूट खपेट का ही तो काम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट है नहीं, सस्ते में बेच दिया जो प्रॉफिट हो जाए। तो मार्केट भी तो खराब कर दिया ना भारत का, भारत के व्यापारियों की हालत और खराब हो गई। ये तो तोड़ना ही चाह रहा था ना कि भारत एकदम बर्बाद हो जाए। मतलब ये समझिए ना कि आपके घर में कोई आ रहा है, मन मौजी एसी लगा है, एसी खोल के ले चलो, अरे बड़ा बढ़िया अंगूठी पहन रखा है, अंगूठी निकाल, चलो अंगूठी निकाल, लाओ अंगूठी लाओ, अरे बहुत बढ़िया घड़ी लगा हुआ है, अरे घड़ी लेके चलो। क्या है ये, अरे जमीन आपकी खाली है, अच्छा यहाँ फैक्ट्री डाल दो, क्या है ये, आप अभी करने दोगे, ऐसा नहीं करने दोगे। लेकिन यहां पर देखो, इंग्लैंड में कोयला और लोहा उद्योग के चलाने के लिए आवश्यक संसाधनों की विशाल राशि थी, ठीक है। तो ये रीजन हुआ कि इंग्लैंड में कोयला लोहा वगैरह के उद्योग का था। इस प्रकार पूंजीपतियों के लिए नई मशीनों के विकास में निवेश करने और अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उत्पादन को गति मिली। अब मशीनों ने मनुष्य और पशुओं को उत्पादन के कार्य से हटा दिया। मशीन ने, जहां पहले मनुष्य इंसान काम करते थे, जानवर काम करते थे, उसकी जगह मशीनों ने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो नई मशीनरी से उत्पादन में सुधार हुआ, पर इसने समाज को दो भागों में बांट दिया, पूंजीवादी या पूंजीपति वर्ग और दूसरा मजदूर। एक वो वर्ग था जो पूंजीपति था, ठीक है, जो शोषण करना जानता था, और दूसरा वो वर्ग था जो मजदूर था, जो इन पे शोषण किया, मतलब इनसे काम करवाया जाता था। अगले पार्ट में, नेक्स्ट चैप्टर में हम औद्योगिक क्रांति के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम केवल ये पढ़ने की कैसे पुनर्जागरण के टाइम में हम ब्रीफ में जान रहे हैं कि क्या क्या चीजें घटना घटी, कैसे कैसे हुआ है यहाँ पे। तो भाई ये भी हमने देखा, और यहाँ पर आपका जो है पाठगत प्रश्न 3.2 कंप्लीट हुआ, जिसमें लिखा है कि किसने भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज की, बार्थोलोमे डिजाज वास्को डिगामा। तो भाई वास्को डिगामा ने भारत की खोज नहीं की, समुद्री मार्ग की खोज की है, ये सही रास्ता है यहाँ पे। इनमें से क्या खोज की यात्राओं के परिणाम नहीं था? एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशों की स्थापना, यूरोपीय वाणिज्य का विस्तार, उपनिवेशों की समृद्धि में वृद्धि, गुलाम व्यापार की शुरुआत। ध्यान दीजिएगा, खोज की यात्राओं के परिणाम नहीं था। इन चारों में आप ध्यान से देखेंगे ना, तो जो ये स है ना, थर्ड वाला, ये इनकी सोच कभी भी नहीं थी कि हम उपनिवेशों की समृद्धि करें, मतलब जो गुलाम देश उसको उपनिवेश कहते हैं। इनकी कभी सोच रही यार भारत में आए हैं तो चलो भारत को वृद्धि समृद्धि कर दिया जाए, यहाँ का धन यहीं रखा जाए, भाई ईमानदारी से जितना प्रॉफिट होगा उतना ले जाएंगे। क्यों सोचेंगे ये? अब कहेंगे सर अंग्रेजों ने तो रेल भी बनाया, अंग्रेजों के जमाने के आज भी पुल है, वो अपने लिए बनाया था ताकि उनको एक जगह से दूसरे जगह पे समुद्र तक जो सामान है, बना सामान ले जाने में आसानी हो। हमारे लिए कुछ नहीं किया था, सब अपने लिए था। बट ठीक है, उनको तो ये लग रहा था कि उनके बाप दादा की जागीर हमेशा रह लेंगे, यही था। लेकिन वही है कि फिर भी बहुत लंबा टिक गए, रह गए। ये एक बड़ा सबक है, क्या कर सकते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण के कम से कम 2 योगदान बताइए। अभी आपने क्या रक्त परिसंचरण का देखा, आपने और भी देखा, 2 योगदान आपने देख लेना जो बता देना, या खगोल विज्ञान का देख लेना। कम से कम 3 आविष्कार बताएं जिसने नए समुद्री मार्ग खोजने में, एक तो कंपास था, दूसरा एक यंत्र था, और भी कुछ चीजें थी जो देख लेना आसान बना दिया। औद्योगिक क्रांतिकरण समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन को पहचाने। समाज में परिवर्तन ही आया औद्योगिक क्रांति के बाद। आप देखेंगे कि भाई जो पहले मनुष्य और जानवर काम करते थे, उसकी जगह मशीनों ने काम करना शुरू कर दिया, और इस तरीके से 2 वर्ग का उदय हुआ, एक पूंजीपति, दूसरा मजदूर। बस यही हम लिखेंगे, आंसर जितना है उतना ही लिखेंगे, इससे फालतू हम नहीं जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ है क्रांतियों का युग, आगे हम बात करेंगे यहाँ पर। भाई क्रांतियों का युग का मतलब क्या हुआ? क्रांतियों का युग, जितना इतिहासों में इतने स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया जाता है, शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और सुनने में अच्छा लगता है ना, उसके पीछे काली सच्चाई उतनी ही ज्यादा घिनौनी होती है। तो 1848 ईस्वी में यूरोपीय क्रांतियों से पारंपरिक अधिकार के विपक्ष में राजनीतिक उथल पुथल का दौर आया। ये दौर था 1848 का, जब इन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर झांक के देखेंगे ना, ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, जो भी देशों की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी यहाँ पर चर्चा की जाएगा, इटली वगैरह, तो ये दूसरे देशों में जाके तो सारा काम कर रहे थे। चाहे देखो, अगर लग रहा है कि हमसे ज्यादा ताकतवर है तो हम व्यापार कर लेंगे, अगर लग रहा है हमसे कमजोर है तो हम उसको दबा के गुलाम बन ले आएंगे, लूट खपेट कर लेंगे, और अगर लगेगा कि इतना है कि जिससे कि काम हो सकता है तो अपने हिसाब से करेंगे। मतलब जैसा मरीज वैसा इलाज, जो जैसा बने उस हिसाब से ये काम करते थे। तो 1800 इनके अंदर झांक के देखोगे ना, अपने देश में
इटली के अंदर झांक के देखोगे तो पता चलेगा कि इटली का एकीकरण नहीं था। जर्मनी के अंदर देखोगे, फ्रांस के अंदर देखोगे, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, द रिवॉल्यूशन पहला माना जाता है और पहला लोकतांत्रिक वहाँ पर हम कहते हैं क्या, रिपब्लिक की बात करते हैं या डेमोक्रेटिक की बात करते हैं, फ्रांस के अंदर सबसे पहला हुआ था। तो आपस में यहाँ की जनता अलग ही परेशान, यहाँ की जनता अलग ही परेशान, किससे? वहीं के राजा से, और उन्हीं के बीच में लड़ाई हो रही है, और उसी को हम बोल रहे हैं क्रांतियों का युग। हम लड़ रहे थे दूसरे देशों से, हम लड़ रहे थे इंग्लैंड से, दूसरे देशों से कि हमारे यहाँ भागो। ये लोग लड़ रहे थे अपने ही देश के राजाओं से कि हमारे यहाँ सिस्टम सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये दो अलग अलग है। उपनिवेश की लड़ाई थी, इनके यहाँ भी लड़ाई थी, इनके यहाँ भी गृह युद्ध कहते हैं इसको, है ना, गृह युद्ध कहते हैं, इनके अंदर भी था, लेकिन ये था कि हमारे अंदर ये नहीं है, वो नहीं है। तो कैसे? कुछ लोगों ने तो कंट्रोल कर रखा था। अब मान के चलते हैं कि अगर हम किसी देश की, इंग्लैंड की बात, तो इंग्लैंड का क्या हर वो व्यक्ति भारत में आकर लूट खपेट कर रहा था? जी नहीं। इंग्लैंड के जो राजनीतिक पक्ष में जो वहाँ के नेता होते होंगे, जो राजा या रानी जो भी होगा, वहाँ के जो व्यापारी होंगे, जो पूंजीपति होंगे, वो लोग यहाँ पर आके कर रहे थे। बट इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये जो धन भारत से या बाकी देशों से जा रहा था इन देशों में, भाई इनका जो डेवलपमेंट हो रहा था, जो प्रोग्रेस हो रहा था, वो तो पूरे देश का रहा था ना। इसका लाभ तो सभी को मिलता है ना इनडायरेक्टली, तो हम तो पूरे देश को बोलेंगे यहाँ पे। तो 1848 में यूरोपियन क्रांतियों से पारंपरिक अधिकार के विपक्ष में राजनीतिक उथल पुथल का दौर आया। राजनीतिक नेतृत्व यानी कि लीडरशिप और लोगों में एक बहुत मजबूत असंतोष ने राज्यों के मामलों में अधिक भागीदारी की मांग करना शुरू कर दिया कि हमें अलग राज्य चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, है ना। राजनीतिक जागरूकता आ गई कि हम भी पार्टिसिपेट करेंगे पॉलिटिक्स में, ऐसे कैसे आप मनमानी कर सकते हो। स्वतंत्रता के विचार, हम किसी के गुलाम थोड़ी, हाँ दूसरे गुलाम कर लो वो सही है, लेकिन तुम्हारे देश के अंदर तुम्हारे लोग गुलाम क्यों रहेंगे? अच्छा, तो भाई मैं अंदर बात करेंगे स्वतंत्रता के विचार, समानता और भाईचारा प्रिंटिंग प्रेस द्वारा लोकप्रिय हो गया, जो क्रांतियों में सबसे महत्वपूर्ण था। हमें यह समझना, क्योंकि जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया वहां से चीजें छपने शुरू हो गई, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना किसी एक के लिए आसान हो जाता था। तो जो विचार थे, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो अब यहाँ पर कोई सुनेगा, 2-4 आदमी 10 आदमी सुनेगा, और क्या सुनेगा। लेकिन देखो ये जो मीडिया होता है ना, इस मीडिया से कितने सारे, यूट्यूब पर एक बार वीडियो चला गया, पता कितने लोग देखेंगे, कब तक ये वीडियो रहेगा। तो वैसे ही अगर एक पेज छप जाता है, कोई बुक छप जाती है, तो भाई लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, उसकी कॉपीज बनती है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये जागरूकता बनती चली गई। और यहाँ देखेंगे क्रांतियां अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और रूस में हुई। मैं कह रहा हूँ इनके इंटरनल है, मतलब ये समझिए अमेरिका के अंदर कोई बाहर से, मतलब बाहर से तो आया था, बट हम इंटरनली लेके चलेंगे। फ्रांस के अंदर कोई बाहर से नहीं आया, ये तो खुद लूटे रहे, तो इनको कौन लूटने के लिए आएगा। हाँ, लेकिन यहाँ की जनता इनके राजाओं से ही परेशान थी। रूस के अंदर भी वही कहानी थी, इटली के अंदर भी वही कहानी थी, जर्मनी के अंदर भी वही कहानी थी। हिटलर के बारे में आपने देखा होगा, वर्ल्ड वार का क्या मतलब कहानी इंटरेस्टिंग, जो आपको बताऊंगा कि कैसे हिटलर वर्ल्ड वार 1 में सैनिक था और अपने सामने ही उसने अपने देश को हारते हुए देखा था। उसके बाद फिर वर्ल्ड वार 2 आया, तो उसमें अपना वो बनाया। वर्ल्ड वार 2 तो भाई आया था हिटलर की वजह से ही। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे जाके यहाँ पर। तो ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति, ब्रिटेन जो था ना वो सबसे चालाक था। ब्रिटेन में कौन आता है, इंग्लैंड वगैरह ब्रिटेन में ही आता है, 1-2 और है, तो ब्रिटेन हम उसको कंबाइन करके बोलते हैं यहाँ पे। तो ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति के साथ एक प्रमुख बदलाव आया। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए अमेरिकी युद्ध और रूस मजदूरों के आंदोलन से एक समाजवादी सरकार की स्थापना के रूप में उभरा। देखिए, दो अलग अलग सोच आई थी। जहां रूस एक तरफ समाजवाद को बढ़ावा दे रहा था, वहीं अमेरिका के अंदर हमें पूंजीवाद का बढ़ावा देखने को मिल रहा था। और आज भी अमेरिका और रसिया में बनता है क्या? आज जो लड़ाई अभी इसके बीच में रसिया में हुई और उसके जो पड़ोसी देश है, क्या नाम है उसका, जिसके बीच में लड़ाई चल रही थी, वो किसने लड़ाया है? जो नाटो देश है ना, वो अमेरिका कहीं तो नेतृत्व में बना हुआ है। ये सारे के सारे कम्युनिटी है। अमेरिका कहता है भैया हम दुनिया में पावरफुल है, रसिया कहना हम दुनिया में पावरफुल हैं। 1991 में रसिया को तोड़ तो दिया इन्होंने। रसिया के जितने सारे अगल बगल के पड़ोसी देश आज की डेट में सब एक ही था उस समय पे। तो ये जो चीजें हुई ना, ये देखिए स्टार्टिंग से हमें पढ़ने को मिल रहा है यहाँ पे। पूंजीवादी मतलब पूंजीपति का है, और समाजवाद मतलब समाज में सबका अधिकार रहेगा। जैसे कि अब हॉस्पिटल है, या तो उसे प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए, प्राइवेट कर दीजिए, तो फिर उसमें क्या है कि सर्विस तो अच्छी मिलेगी पर पब्लिक को ज़्यादा पैसा देना होगा, या तो उसको आप सरकारी कर दीजिए,
सरकार उसको हैंडल करेगी, उसको फ्री पब्लिक मिलेगा। कुछ प्लस पॉइंट भी है, कुछ माइनस पॉइंट भी है। प्राइवेट में जहाँ फैसिलिटी बड़ी अच्छी होती है, प्राइवेट सरकारी में कई बार लापरवाही होती है। हम अक्सर देखने को मिलते हैं कि वहाँ के कर्मचारियों को लगता है कि हमें तो पैसा मिल ही जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी है कि समाजवाद में उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता जितना कि डिसिप्लिन वे में पूंजीवाद में हो पाता है। तो अपनी अपनी जगह पर दोनों चीज़ें हैं। इन कई राज्यों ने प्रबुद्ध विचारों को प्रोत्साहित किया, आज़ादी और राष्ट्रवाद की भावना पैदा की। अब इन क्रांतियों के बारे में आगे पढ़ेंगे। देखिए, जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, इन देशों को, लोगों को बाहर से नहीं लड़ना है। आज़ादी का मतलब अपनी आज़ादी चाहिए, पर्सनल, जो इनके ऊपर है। और राष्ट्रवाद मतलब ये चाहते थे कि देश का एक लीडरशिप हो, एक वो हो, और एक मतलब जैसे कि इटली है तो उसको एक कर दिया जाए, बाकी चीज़ें एक कर दिया जाए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे गौरवपूर्ण क्रांति। और गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुआ था? इंग्लैंड का पढ़ेंगे। तो इंग्लैंड बहुत स्मार्ट काम किया इसने। इतना गोरे दिखते हैं ना, और दिल इनका बहुत ही काला है। खैर, हमें तो इतिहास पढ़ना है और सबक लेना, इतिहास पढ़ते इसीलिए है। तो 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुई और अन्य दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया। प्रेरणा मीन्स व्हाट? जब इंग्लैंड के अंदर चीजें हुई तो बाकी देशों को लगा कि अरे जब ये कर सकता है तो हम भी तो कर सकते हैं। इन गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है क्योंकि बिना खून बहाए इसे सफलता प्राप्त हुई थी। स्टुअर्ट राजा जेम्स द्वितीय ने अपने देशवासियों का लोकप्रिय समर्थन खो दिया था। यह उसके अपने लोगों के प्रति कठोर रवैया के कारण हुआ था। एक राजा था जिसका नाम था स्टुअर्ट, देखिए लिखा था ना, स्टुअर्ट राजा जेम्स द्वितीय, ठीक है। अपने क्योंकि उसका रवैया कैसा था ना, कठोर था। एक महंगी अस्थायी सेना का निर्माण और सरकार में रोमन कैथोलिक लोगों के रोजगार में वृद्धि, सेना और विश्वविद्यालयों ने लोगों को गुस्सा दिला दिया। मैं फिर से इस लाइन को आपको समझाना चाहूंगा। एक महंगी अस्थायी सेना का निर्माण किया, एक ऐसा सेना बनाया जो कि महंगा था, परमानेंट। और सरकार में क्या किया कि केवल रोमन कैथोलिक लोगों को ही रोजगार मिलेगा, चाहे वो सेना हो चाहे विश्वविद्यालय। तो सब लोग गुस्सा गया, क्यों भाई आप पार्टिकुलर एक वर्ग को क्यों कर रहे हो, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हो? तो इसीलिए स्टुअर्ट राजा जेम्स द्वितीय ने अपना वो खो दिया था। नाराज संसद राजा जेम्स द्वितीय को सिंहासन से हटाना चाहते थे। जितने भी नाराज संसद थे उस समय पे, वो चाहते थे कि ये गद्दी से हट जाए, और उसकी बेटी जो मैरी द्वितीय को सिंहासन पे बिठाना चाहते थे क्योंकि वो ठीक थी। इससे पता चलता है कि निरंकुश शासन को बदल दिया गया और एक संवैधानिक सरकार की स्थापना हुई। संसद को सम्राट को बदलने की शक्ति थी। और हमें यह समझना पड़ेगा, निरंकुश मतलब जिसका कोई अंकुश ना हो, मनमानी अपने मन से करता हो। तो जो स्टुअर्ट राजा जेम्स था उसी की बेटी मैरी द्वितीय को यहाँ पर बैठाने की तैयारी थी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई, इस क्रांति में लोगों ने बहुत जागा, और जागने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने राजनीतिक चीज़ों को सही किया, संवैधानिक सरकार किया। एक ऐसा सरकार जो संविधान से चलता हो, ऐसा सरकार नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी आप चलाते रहिए। हमारा मन किया तो हमने कहा कि भैया ऐसा है ना कि हम इतना टैक्स लेंगे, हमारा मन क्या हम और इतना लेंगे, हमारा मन क्या भाई आज ये कपड़ा आपको नहीं पहनना, हमारा मन क्या आज ये खाना घरों में नहीं बनेगा। ऐसा नहीं, एक नियम कानून होगा। हर रूल का, हर गेम का एक रूल होता है ना, हर देश को चलाने के लिए भी एक रूल होता है, उसको संविधान कहते हैं, ठीक है। तो संवैधानिक सरकार होना चाहिए। आगे बात करेंगे आज़ादी के लिए अमेरिकी युद्ध। अब देख लो भाई अमेरिका क्या हालचाल है, इसको हम देख लेते हैं जरा। इनके भी अपनी कुछ समस्या है जिसको हम जानेंगे। देखिए, किसी भी हिस्ट्री वगैरह को ना बोरियत तरीके से मत पढ़ो, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होना चाहिए। जो घटनाएं घटी है इतिहास में, अगर आप उसे फील कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आप हिस्ट्री में बहुत अच्छा कर जाएंगे। ना केवल अच्छा कर जाएंगे बल्कि आपको दिमाग में रट जाएगा। इमोशंस बहुत जरूरी है। अगर इमोशन हटा के हिस्ट्री पढ़ोगे ना, रोबोट बन जाओगे, रटते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है। जाओ उस टाइम पे, जाओ मतलब अपने माइंड को भेजो, सोचो उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, सोचो कैसे लोगों को तकलीफ हो रही होगी, सोचो उस समय क्या घटना घट रही होगी। अगर ये इमेजिनेशन, ये कल्पना आप कर सकते हैं, तभी आप हिस्ट्री का किंग बन सकते हैं और हिस्ट्री में टॉप कर सकते हैं। अदरवाइज हिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर ये कहानी से भी बेकार हो जाएगी। कहानी में तो फिर भी एक सीक्वेंस होता है, राजा है, रानी है, दुश्मन है। यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं। और वो भी पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़नी है। अमेरिका में क्या हुआ, रसिया में क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, अपने भारत में इतनी हिस्ट्री है, तो फिर दिमाग उलझ कर आ जाता। तो उन सबको एक करना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ ये जानना दिलचस्प होगा कि कुछ राजनीतिक अधिकार हैं जो हमें आज मिलते हैं, वो दो बहुत महत्वपूर्ण क्रांतियों की देन है और 18वीं सदी के अंत में हुई थी। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आधुनिक विश्व के निर्माण में। और ये है एक, देखिए एक क्रांति जो है अमेरिका क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे
आज जो हमें मिली है बहुत सारी चीजें, एक तो कहीं ना कहीं यहाँ से है, दूसरा फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति से कहा जाता है कि भारत में जो लोग थे जो कि अंग्रेज को भगाना चाहते थे, इसके लिए कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे थे, उनको भी प्रेरणा मिला था कि जब फ्रांस जो है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में आ सकता है, लोकतांत्रिक देश बना सकता है, तो हम क्यों नहीं बना सकते, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और ना केवल भारत को, पूरी दुनिया के अलग अलग लोगों को जहां भी समस्या थी उनको इंस्पायर्ड किया। कहते हैं ना कि भाई जब किसी एक या मोहल्ले में एक या दो सरकारी नौकरी लग जाती है ना, तो बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिल जाता है कि भाई वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। साथ में पलते बढ़ते थे, बचपन में खेलते थे, लंगोटिया यार थे, उसके कोई दो सिंग थोड़े निकले हुए हैं, कोई एलियन थोड़ी है। अरे पढ़ने में भी उतना ही था जितना हम हैं, तो भाई वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। यही माइंडसेट होता है जो लोगों को आगे बढ़ा देता है। आपके दिमाग में ना एक बैरियर होता है, बैरियर बाहर नहीं है, रुकावट आपके दिमाग में। जिस दिन वो रुकावट खत्म हुई, वो चीज आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। यहाँ पे तो कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत, और वही काम यहाँ पर हुआ। यहाँ पे तो लोगों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया इन क्रांतियों के माध्यम से। 16वीं शताब्दी के आसपास इंग्लैंड में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से एक बहुत बड़ा वहां था धार्मिक उत्पीड़न। ये शब्द मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वहां पर जो कैथलिक चर्च है या बाकी जो चर्च था, मैं आपके पहले भी आपने देखा था अंधविश्वास का, ये जो क्रॉस है हमें ऊपर वाले ने दिया है, आप इसको देखने के भी पैसे आपको लगेंगे, आप हमारे यहाँ बोली लगाएंगे तो आपको पात्र मिलेगा, इससे आप स्वर्ग जाएंगे, यीशु मसीह के पास जाएंगे, ये जाएंगे वो जाएंगे। तो एक तरह से इसको धार्मिक उत्पीड़न ही कहेंगे। आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। लास्ट पार्ट में हमने बताया था ना, एक राजा था जो कि एक नॉर्मल महिला से शादी करना चाहता था, लेकिन वहां पर क्या हुआ, उसको वहां के धर्म में था नहीं, आप केवल राजशाही लड़की से ही कर सकते हैं, तो अपनी पत्नी को वो तलाक देना चाह रहा था। तो मार्टिन लूथर के विचार को लेकर आ गया। मार्टिन लूथर ने तो वैसे ही बोल रखा था कि भाई ये अंधविश्वास है, ये है वो है। तो धार्मिक उत्पीड़न की वजह से यूरोपीय अमेरिका में बसे थे। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, धार्मिक उत्पीड़न की वजह से यूरोपीय अमेरिका में बसे थे। मतलब अमेरिका जो था पहले जैसे अफ्रीका वगैरह ना, वैसे एक समझ लो कि जंगल टाइप का था। इसके अंदर जो मूल निवासी थे आदिवासी टाइप का कुछ ऐसे समझ लो रहते थे। उसके बाद क्या होता है, दो रीजन थे यूरोप के, जो कंट्रीज थे अलग अलग कंट्रीज थे, जो भी उनका कनेक्शन था जिन कंट्रीज का भी। तो भाई ऐसा था कि एक तो आबादी बढ़ रही थी और दूसरा कई लोग ऐसे थे जो धार्मिक उत्पीड़न की वजह से एक नई जगह की तलाश कर रहे थे। और ये यूरोपीय जो देश थे वो कहाँ चले गए, अमेरिका में जाके बस गए यहाँ पे। तो उनमें से कुछ आर्थिक अवसरों से आकर्षित थे, उन्हें लग रहा था कि वहां जाएंगे तो भाई नया बिजनेस, नया व्यापार कर पाएंगे। और उनमें 13 उपनिवेश थे जो स्थानीय विधानसभाओं द्वारा अपनी समस्याओं का निपटारा करते थे। तो 13 उपनिवेश है, उपनिवेश मतलब 13 वो जगह थे जहां पर इन लोगों ने गुलाम बना रखा था। तो वाणिज्यवाद की ब्रिटिश आर्थिक नीति लागू थी, जिसके माध्यम से ब्रिटिश अपने हित में औपनिवेशिक वाणिज्य को विनियमित करने की कोशिश करते थे और उपनिवेशों को उद्योग स्थापित करने की आज्ञा नहीं थी और उन्हें लोहा, कपड़े जैसे ब्रिटिश माल खरीदने पड़ते थे। अब इस बात को आपको समझना होगा कि सीन यहाँ पर क्या चल रहा है। दिमाग में सोचिएगा, अमेरिका एक ऐसी जगह जो कि जंगल है, बिडान है, मतलब है तो बहुत कुछ रिसोर्स, मतलब एक टापू समझ लो। टापू मतलब बहुत अच्छा है, मतलब लोग वहां रह रहे हैं, आदिवासी टाइप का लोग रह रहे हैं, सब रह रहे हैं वहां पर। इंग्लैंड का लोग है, वहां जाता है, उसमें उपनिवेश बनाता है, अपने कंट्रोल में ले लेता है और वहां की चीजों को यूज करना शुरू कर देता है। ध्यान समझिएगा इस बात को। क्या फर्क हुआ भारत में, क्या फर्क हुआ अमेरिका में, अमेरिका और भारत में कैसे फर्क है। अब क्या होता है कि यूरोप के कंट्रीज के ही कुछ लोग जो धार्मिक उत्पीड़न से परेशान थे, वो अमेरिका में जाके बस जाते हैं, वहां के निवासी बन जाते हैं। अब वहां के जो मूल निवासी थे उन्हें ये तो बेवकूफ बना सकते थे, उन्हें तो कुछ भी उल्टा सीधा कर सकते थे, लेकिन जो लोग जाके वहां पर बसे थे तो यूरोप के ही। तो जब इन्होंने ये मान लिया कि अमेरिका ही हमारा घर है, अमेरिका ही हमारा सब कुछ है और यही हमारा है, तो अब जो उन पे कंट्रोल पहले से कर रहे थे उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। भारत में उल्टा सीन था, भारत की जो आबादी थी वो भारत के लोग ही थे, बाहर से आके यहाँ कोई नहीं बसा था। ध्यान से समझिएगा, भारत में जो लोग थे यहीं के थे, बाहर आके कोई नहीं बसा था, तो उनके रग रग से वाकिफ नहीं थे हम लोग। मतलब वो कितना क्या कर सकते हैं, हमें 150-200 साल लगा समझने में, केवल 100-150 साल लगा समझने में कि हाँ ये हुआ होगा, हाँ ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, तब जाके समझ में आई। तो यूरोपियन देश थे ना, वहीं जाके बस गए। लोहा लोहा काटता है यहाँ पे। और उन्होंने ना, अंग्रेजों ने ना, ब्रिटिश ने ना वो बना रखा था कि उपनिवेशों को कोई आज़ादी नहीं, आप फैक्ट्री नहीं लगा सकते, आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। इन्हें अच्छे से पता था, इन्हें मौका दे देंगे, ये ग्रो कर जाएगा तो हमें बोलेगा तुम यहाँ क्या करो, निकलो यहाँ से। तो अपने को रिजर्व सुरक्षित करने के लिए, सेफ जोन में डालने के लिए कोई भी आप उद्योग स्थापित नहीं कर सकते, कोई आज्ञा ही नहीं थी यहाँ पे। लोहा, कपड़े जैसे ब्रिटिश माल खरीदने पड़ते थे, है ना। ब्रिटिश आपको खरीदना है,
लोहा खरीदना है, कपड़े खरीदने, हमसे खरीदिए। वे केवल इंग्लैंड द्वारा निर्धारित कीमतों पर चीनी, तंबाकू, कपास आदि का निर्यात करते थे। मतलब चीनी हो गया, तंबाकू, कपास हो गया, एक प्राइस इतना दे दिया कि आप, वो भी प्राइस कौन डिसाइड करता था? ब्रिटेन की पार्लियामेंट ये डिसाइड करते थे यहां पे, जिसने ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेशों को विरोध के लिए उकसाया। वो तो होना ही था। लोहा लोहा को ही तो काटेगा। एक बात बताओ, अगर ये मान लो अमेरिका है, ये अमेरिका है और ये यूरोप है, तो स्टेप 1 में क्या हो रहा है कि यहां पर जाके ये उपनिवेश बना रहा है। अब इसे लग रहा है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, सारा नियम कानून बना दिया। लेकिन यहीं के कुछ लोग, है ना, यहीं के कुछ लोग आते हैं और यहाँ मूव करते हैं, यहाँ पर आके रह के देखते, कहते हैं अच्छा अब इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये है कि भाई ब्रिटिश माल खरीदने से था, इन करते थे, अमेरिकी उपनिवेशों को विरोध के लिए उकसाया। 18वीं सदी तक फ्रांस के साथ और भारत में युद्ध इंग्लैंड के लिए बहुत महंगे साबित हो गए। देखिए 18वीं सदी तक फ्रांस के साथ और भारत में युद्ध इंग्लैंड के लिए बहुत महंगे साबित हो रहे थे। इन युद्धों को लड़ने के लिए पैसे की जरूरत थी। अब देखिए यहाँ पर इशू क्या हो रहा था, क्या प्रॉब्लम हो रहा था। अगर हम भारत की यहाँ पर बात करें, भारत के अंदर ना बहुत सारे देश आए जो कि व्यापार करने के मकसद से आए थे। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, क्लियर कंसेप्ट बताऊंगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर फ्रांस आया, ठीक है, यहाँ पर ब्रिटेन आया, इंग्लैंड जिसको बोलते हैं ब्रिटेन हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे देश यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे, और भी कुछ देश थे जो कर रहे थे। सबकी निगाहें थी कि हम इस पे क्या करेंगे, उपनिवेश इसको बना लेंगे। क्या कर लेंगे, उपनिवेश। अब पता था भारत सोने की चिड़िया है ये, अब सोने की चिड़िया है भाई, तो जो जिसके हाथ में आ जाएगा काफी ग्रो कर जाएगा। तो यहाँ पर पुर्तगाल स्पेन तो साइड हो गया था, मतलब ये तो हट गया था, लेकिन फ्रांस टिका हुआ था। फ्रांस कह रहा था नहीं भारत को हम अपने कब्जे में लेंगे, ब्रिटेन कह रहा था नहीं भारत को हम अपने कब्जे में लेंगे, और दूसरी तरफ भारत के अलावा भी अफ्रीका और बाकी देशों में भी अपना अपना काम कर रहे थे ये। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो उपनिवेश बना ये भी तो ब्रिटेन का ही है ना, यहां पर ध्यान समझिएगा, ब्रिटेन का यहां पर है। तो ब्रिटेन को समस्या क्या हो रही थी यहां पे, कौन सी सदी बोला, 18वीं सदी। 18वीं सदी का मतलब हो गया 1700 से लेकर 1799 के बीच की बात होती है, मतलब एक बैक लेके बात करते हैं यहां पे। तो ब्रिटेन को प्रॉब्लम क्या हो रहा था, यहां पर फ्रांस के साथ एक तो लड़ाई चल रही थी यहां पर, एक तो इनके बीच में लड़ाई यहां चल रही है, ठीक है, एक लड़ाई यहां पे चल रही है, अच्छी बात है। चलो, एक लड़ाई यहां पर चल रही है और दूसरा यहां पर विरोध हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पर, विरोध हो रहा है। किस चीज का विरोध हो रहा है यहां पे, क्या भाई इस चीज का हम विरोध कर रहे हैं कि हम इन चीजों को नहीं मानेंगे, हम इन चीजों को मानेंगे ही नहीं। क्यों माने, जबरदस्ती है, मानेंगे ही नहीं यहां पे। तो दो तरफा घिर रहा था ब्रिटेन यहां पे, और इसके लिए इंग्लैंड के लिए बहुत ही महंगा साबित हो गया। इन युद्धों को लड़ने के लिए पैसे की जरूरत थी, और उसे अमेरिकी उपनिवेशों से ये क्या करता था, अमेरिका से क्या करता था, टैक्स पैसा लेता था, यहां पे पूरा किया जाता था। 1765 में ब्रिटिश संसद ने सरकारी दस्तावेजों, कर्म बाधक समाचार पत्रों का, हम आगे पढ़ के आपको बताएंगे, लेकिन यहां पर अभी ब्रिटेन का सिचुएशन समझिए। एक तरफ भारत को भी खोना नहीं है, भारत को भी अपने कंट्रोल में लेना है, और दूसरी तरफ अमेरिका को भी खोना नहीं है, अमेरिका को भी अपने पास रखना है। अब चक्कर ये है कि अमेरिका से ही पैसा आ रहा है। अब अगर अमेरिका वाला पैसा बंद हो जाएगा तो यहाँ फ्रांस जीत जाएगा, है ना, इंग्लैंड हार जाएगा, ब्रिटेन हार जाएगा, तो ये भी गया और ये भी गया, दोनों गया। तो इसीलिए इसने पूरा जोर लगा रखा था वे अमेरिका से जितना ज़्यादा हो सके ना, और पैसा लो और पैसा लो। और ये लड़ाई एक बड़ा फैक्टर था कि यहाँ ज़्यादा दोहन किया जा रहा था, ज़्यादा शोषण किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पैसा की जरूरत पड़ता था, जरूरत होता था, यहाँ से ले लिया, पैसा जरूरत हुआ यहाँ से ले लिया, टैक्स बढ़ा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, यहाँ के लोग परेशान। और ये एक मामला चल भी जाता है एक पल के लिए, अगर यहाँ बाहर से कोई नहीं आता, यहीं के लोग रहते हैं, लेकिन चक्कर है कि यूरोप के कंट्रीज के ही लोग आ गए। और ये आए क्यों, इनके पीछे कारण ये दो रीजन था। पहला ये कि यहाँ धर्म का उत्पीड़न चल रहा था, दूसरा ये नहीं लग रहा था कि जब बड़े बड़े लोग अवसर ढूंढ रहे हैं नई नई जगह पर जाने का, करने का, तो हमें भी कुछ यहाँ जाके मिलेगा। वो कहते हैं ना कि कुछ नई चीज़ें मिलेगी, हम नए तरीके से जी पाएंगे, हो सकता है वहाँ का हम ये बन जाए वो बन जाए, नई नई सपने होते हैं यहाँ पे। तो ये कहानी चल रही थी, और 1765 की बात हो रही है, मैं बोल रहा हूँ ना 1700 से लेकर 1799 के बीच की बात है। और ये कहानी देखो कितना इंटरेस्टिंग है, अगर इसको दिमाग में सेट कर लोगे ना, इस चीज को सोचो क्या हो रहा होगा, तो बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। आगे हम बात करना चाहेंगे, क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट, आगे बढ़े। अब यहां पर क्या है, यहां पे
अब क्या देखो, लास्ट लाइन क्या था हमारा, लास्ट लाइन यहां पर यह था कि ब्रिटिश संसद ने सरकारी दस्तावेजों, कर्मबद्धक समाचार पत्रों और पर्चे की तरह सभी व्यापार लेन देन पर स्टांप अधिनियम पारित कर दिया। और अब स्टांप लगा दिया, आपको व्यापार करना है, आपको बिजनेस करना है, अब स्टांप लगेगा, स्टांप पे दीजिए पैसे। मतलब दिमाग ये लगाया कि भाई जैसे भी हो ना, पैसा ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, क्यों हम भारत को खोना नहीं चाहते, हम वहां लड़ना चाहते हैं, लड़ के ना फ्रांस को भगाएंगे। वो कर भी दिया इन लोगों ने, फ्रांस तो करार ही किया था। तो राजस्व को अमेरिकी में 10,000 ब्रिटिश सैनिकों को बनाए रखने की लागत का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो राजस्व को क्या होता था, राजस्व को अपने ही देश में, जैसे बोला कि हमारे देश में ना, इंग्लैंड के, ब्रिटेन के अंदर जितने भी लोग बिजनेस करते हैं उसको स्टाम्प रखना पड़ेगा, उससे जो पैसा आएगा वो पैसा हम अमेरिका में लगाएंगे, जिससे कि हमारा 10,000 ब्रिटिश सैनिक वहां पर खाने पीने रहने का हो। 10,000 मायने रखता है ना, उस समय के लिए तो मायने नहीं था, उतनी आबादी थोड़ी ना थी। तो अगर 10,000 भी हम वहां पर अमेरिका में रखते हैं तो भाई कोई भी आएगा तो लड़ेगा तो वही लोग ना। अगर ये ऑर्डर दिया कि भाई इन लोगों को मार के भगाओ, तो मार के भगा देगा। तो पैसा कहां से आएगा इसके लिए, लड़ाई तो वहां चल रहा है। यहाँ पे अधिनियमों का उपनिवेशक द्वारा विरोध किया गया। अब इसके देश में और विरोध हो गया यहाँ पे कि कैसा कानून है भाई। दंगों ने औपनिवेशिक बंदरगाह शहरों को तबाह कर दिया। औपनिवेशिक विधानसभाओं ने स्टाम्प अधिनियम खिलाफ संकल्प पारित कर दिया। तो ना केवल अपने देश में, बेसिकली इनका ये भी था, देखिए ध्यान समझिएगा यहाँ पे, बेसिकली ये अपने देश में शायद नहीं था, ये औपनिवेशिक यानी कि अमेरिका के अंदर ही था। मतलब कमाल की बात है, ये अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका के अंदर ही एक नियम लाता है कि आप जितने भी बिजनेस व्यापार करेंगे, अपने देश में भी लाया होगा, तो भाई उसमें स्टाम्प लगेगा आपका, मतलब आपको पैसा देना पड़ेगा यहाँ पे। वो पैसा क्यों, क्योंकि इसी के देश में 10,000 सैनिकों को रखना है, हमें यहीं पर रखना है यहाँ पे। इसके खिलाफ जितने भी औपनिवेशिक विधानसभा थे, स्टाम्प के खिलाफ संकल्प पारित कर दिया। ब्रिटिश संसद ने 1766 के स्टाम्प अधिनियम को निरस्त कर दिया। फाइनली इसको ये हटाना पड़ा। ये लोग बुद्धि बहुत लगाता था, ये नहीं तो ये कर देते हैं, ये नहीं तो ये कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। हमारे भारत में देखो ना कितने कानून लाते थे इनके हिसाब से। मतलब इनको लगा कि भाई ये तो हमारे खिलाफ आवाज उठा रहा है ना, तो एक ऐसा कानून लाते हैं कि बिना वारंट का अरेस्ट कर लिया जाए, लिख के दो तुम पढ़ करो, ऐसा कानून जिसमें अगर आप हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे बिना वारंट का अरेस्ट कर लेंगे। तो अपने हिसाब से हमेशा कानून लाते थे ये। इनको ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला है, क्या इनका है। लेकिन ठीक है, विरोध करते करते जब इन्हें लगता था नहीं पानी सर से ऊपर ना चला जाए, कहीं खो ना दे, तो फिर ये रोक देते थे। ये काम करते थे यहाँ पर। हालांकि संसद ने चाय पे कर जारी रखा, टैक्स जारी रखा चाय पे। 16 दिसंबर 1773 को ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 जहाजों पर से चाय को समुद्र में फेंक दिया गया। ध्यान सोचिएगा, एक तो यहां पर दंगे हुए थे, दंगों में गुस्से में लोगों ने बंदरगाह जो होता है जहां पर व्यापार होता है समुद्र का, वहां पर तोड़फोड़ मचा दिया, क्योंकि वहीं से सामान वगैरह जाता है। दूसरा घटना देखिएगा, 16 दिसंबर 1773 के ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी उन्होंने बनाया था, इसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, नाम था। आप सोच रहे होंगे इंडिया यहाँ पर नाम है ना, अच्छा मैं इसकी सच्चाई बताता हूँ। इंडिया मतलब भारत से कनेक्ट होगा। एक्चुअली हमारे देश का नाम भारत ही है। हिंदुस्तान, भारत, आर्यवर्त, ये हमारे देश का नाम है। इंडिया जो नाम दिया गया है वो इंग्लिश में दिया गया है और वो अंग्रेजों ने दिया है। बेसिकली जो गुलाम होते थे उन्हें इंडियन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इंडियन कहा जाता था। और उसके बाद से फिर जो है ये भारत में बोला इसको इंडिया कहेंगे यहाँ, तो क्योंकि एक बहुत बड़ा उपनिवेश था इनके मामले में, तो एक फेमस हो गया इंडिया, इंडिया इंडिया कहना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो इनकी जो कंपनी का नाम था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इनके 3 जहाजों पर से चाय को समुद्र में फेंक दिया गया। इस घटना को बोस्टन की चाय पार्टी के रूप में जाना जाता है। तो अगर आपसे यहाँ पर पूछेगा कि बोस्टन की चाय पार्टी क्या है, तो बोस्टन की चाय पार्टी ये है कि 16 दिसंबर 1773 को ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 जहाजों को जो चाय था समुद्र में फेंक दिया गया था। संसद ने बोस्टन के बंदरगाह को बंद कर दिया, लेकिन अमेरिका की आजादी के लिए युद्ध की शुरुआत हो गई थी। यहां से और हिम्मत हो, कहते हैं ना एक बार जब आदमी हिम्मत कर लेता है ना तो और हिम्मत हो गई। और ये जो बाहर से आके लोग बसे थे और सपोर्ट कर रहे थे, अरे हम सपोर्ट करते हैं, लड़ो भाई, ये करो, हम भी तो लड़ेंगे तुम्हारे साथ, ये हमारा देश है, ये है वो है करके। तो भाई इस तरीके से देख रहे हैं कि अमेरिका में भी क्या हो गया, यहाँ पर लड़ाई किस चीज के लिए, आजादी की लड़ाई। ठीक, अब आगे देखो यहाँ पे क्या यहाँ पर हो रहा है। कितने उपनिवेश थे इनके, ब्रिटेन के कितने उपनिवेश थे अमेरिका में, बताओ 13 उपनिवेश। 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने 1774 में फिलाडेल्फिया में पहली महाद्वीप कांग्रेस की बैठक बुलाई और इंग्लैंड के राजा से अपील किया। पहले तो क्या किया, जितना 13 का 13 था सब ने मीटिंग किया,
मीटिंग किया कि भाई ऐसा नहीं होगा, अलग अलग रहने से कुछ नहीं होगा। मीटिंग किया, कहाँ मीटिंग किया यहाँ पे, तो फिलाडेल्फिया में। महाद्वीप कांग्रेस नाम रखा। अब कहोगे कांग्रेस ही भारत में, तो ये भी इन्हीं का वर्ड है सब। उस समय भारत में कोई जन्म ही नहीं हुआ था, इन्हीं का वर्ड है सारा। तो कांग्रेस की बैठक बुलाई और इंग्लैंड के राजा से अपील की कि उनकी सहमति के बिना करों को लागू नहीं करें। बोला ये भाई देखो, हाथ जोड़ते हैं, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं अमेरिका, तुम तो इंग्लैंड के अंदर हो, कुछ होता है हमें झेलना पड़ता है, कुछ भी करोगे ना तो एक बार हमसे एक बार बता देना, हमें बता देना, ताकि हम कुछ उसमें सुधार ला पाए, या करना हो तो रास्ता बता दें। मतलब हम यहाँ पर, तो आपने हमें यहाँ बैठा दिया है और वहाँ से आप नियम कानून पारित करते हो और उसका विरोध ये लोग करते हैं, तो आपके रूप में तो हम ही है ना यहाँ पे, तो भाई हमें ही तो पकड़ते हैं यहाँ पे कि भाई तुम यहाँ पर हो। ठीक है, राजा ने इसे विद्रोह माना। अब ये लोग बोल रहे थे कि भाई ऐसा है हमारे पे, राजा ने कहा अच्छा तो अब तुम हमसे करोगे, हमने तुम्हें बैठाया है, हमने तुम्हें सब कुछ दिया है, अब तुम विद्रोह करोगे, अपना तुम चलाओगे। ठीक है, और युद्ध की घोषणा कर दी। लो रुको, बताते हैं तुम लोग को, भगा देंगे तुम लोग। मतलब ये माइंडसेट हो गया यहाँ पे। लड़ाई के अंत में 4 जुलाई 1776 में फिलाडेल्फिया की कांग्रेस ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता और एक सहकारी संघ के गठन की घोषणा कर दी। ध्यान सुनो, लड़ाई जब अंत हुआ फिलाडेल्फिया की कांग्रेस ने, तो ब्रिटेन से स्वतंत्रता और एक सहकारी संघ की घोषणा कर दी, हम आजाद हो गए। इसमें समानता पर जोर देने के साथ पूरी दुनिया को जीवन, स्वतंत्रता और खुशी से रहने के लिए प्रेरित किया। विधेयक ने भाषण, प्रेस, धर्म और कानून के तहत न्याय की स्वतंत्रता प्रदान की। अमेरिकी क्रांति एक संघर्ष था जिससे 13 अमेरिकी उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ादी मिली और एक राष्ट्र को जन्म दिया। तो यहां से जो है आप देखते हैं कि जो 13 उपनिवेश था वो आज़ाद हो पाया, और वो भी एक राजा की बेवकूफ़ी की वजह से। अगर ये चाहता तो यहाँ हैंडल कर सकता था। इसने बस ये, अब इसने क्यों मना किया था कि बोला नहीं टैक्स से ही तो पैसा आता है, हम टैक्स कर हम लेंगे। इसने बोला था कि नहीं हमारी सहमति से करना हो, बात नहीं बना, हो गया यहाँ पर। तो ये पूरी की पूरी कहानी अमेरिका का है। एक बार इसको अपने शब्दों में लिख लेना, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। आगे बात करना चाहेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे फ्रांस की क्रांति की बात करते हैं। तो देखो मुझे लगता है कि हौच-पौच हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति में अगले वो मैं कर दूंगा, क्या क्या हुआ, कैसे गया यहाँ पे। अभी आप अमेरिका, एक काम करना, अमेरिका की क्रांति पे एक लेख लिखना आप अपने शब्दों में जैसा भी आपको लगे अमेरिका क्रांति के ऊपर, उसको लिखना, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या गया, एक बार 2 बार लिखना, तो ये आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी यहाँ पर। और जो हमने आपको बताया अभी इस 24 सेशन में बताया, वो भी आपके लिए रहेगा। अगले क्लास में फ्रांसीसी क्रांति, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका का भी और फ्रांस का भी। ठीक है, तो इसी के साथ आज यहाँ बाइंड अप कर रहा हूँ, बट ये रुकने वाला नहीं है, आगे बढ़ने वाला है। और मैं बोलूँगा इमोशंस को कनेक्ट करके चलना, इमोशंस के बिना मत पढ़ना। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।